हेलो, आप सब लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सचिन चौधरी और ये है अपना करंट न्यूज़ एनालिसिस का आज का 14th लेक्चर। पहला लेक्चर हमारा 28 अप्रैल से हमने इसकी शुरुआत की थी। तो आप सभी का स्वागत है MSIS 360 कवरेज चैनल पे। तो चलिए आज का लेक्चर हम करते हैं शुरुआत एक सुविचार के साथ। थॉट ऑफ द डे आज का कि एवरी डे डू समथिंग दैट विल इंच यू क्लोजर। हर दिन कुछ ऐसा करो कि वो आपको सुनहरे कल की ओर लेके जाए। हर दिन नया सीखने की कोशिश करो। पिछले दिन से अगला दिन बेहतरीन होना चाहिए, ये उम्मीद रख के काम पे लगिए। यही सुविचारों के साथ चलो बढ़ते हैं आगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो थॉट ऑफ द डे होता है इनको फॉलो भी करते होंगे। करके तो देखिए, 21 दिन करके देखिए, जीवन में बदलाव आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। रिसेंटली विच कंट्रीज लार्जेस्ट गैस पाइपलाइन वाज अटैक्ड बाय ए रैंसमवेयर अटैक। हाल में किस देश की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन पर रैंसमवेयर अटैक हुआ है? ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी UK, ऑप्शन सी रशिया, ऑप्शन डी फ्रांस। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए USA होगा। पूरा क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं कि पूरा मुद्दा था क्या, ये हम बात करेंगे। देखिए USA के अंदर हाल ही में एक मैसेज सर्कुलेट हुआ। USA में एक ऐसा वायरस आया और ये वायरस किसी के बॉडी में नहीं आया, ये एक वेबसाइट पे आया बच्चों। ये वायरस इंसान में ना आकर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में आया था। और लैपटॉप और कंप्यूटर में आए हुए वायरस अगर डॉलर यानी मनी, क्यों अमेरिका में डॉलर चलता है, पैसे की डिमांड करे तो ये रैंसमवेयर कहलाता है। अब ये तो रैंसमवेयर हो गया है। ये देखिए रैंसमवेयर का मैं आप डेफिनेशन भी लेके आया हूँ आप सबके लिए, आप ये रीड कर सकते हैं कि रैंसमवेयर इज अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट अटेम्प्ट्स टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम ए कंप्यूटर यूजर बाय इन्फेक्टिंग एंड टेकिंग कंट्रोल ऑफ द विक्टिम्स मशीन और द फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स स्टोर ऑन इट। Typically, the ransomware will either log the computer to prevent normal usage or encrypt the documents and files on it to prevent access to saved data. अब ये मालवेयर क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। देखिए एक सॉफ्टवेयर ऐसा आ जाए जिसका टारगेट है आपको परेशान करना, ऐसा परेशान करना कि आप उस प्रॉब्लम से निजात नहीं कर पाए और उससे आप मुकाबला नहीं करने के नाम पे आपको रास्ता सिर्फ ये दिखाई दे कि भाई इस लैपटॉप में सारे वायर, डाटा केबल और इंटरनेट कनेक्शन निकाल दें क्योंकि मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। मालवेयर किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? मालवेयर इज़ यूज फॉर मैलिशियस एक्टिविटी दैट इज़ टू इंक्रीज क्राइम। ये देख लीजिए, आप पढ़ सकते हैं। ये होता है बच्चों मालवेयर। रैंसमवेयर अलग होता है। रैंसमवेयर पैसों की डिमांड करता है। कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में आ जाए कि आपके पास कोई चारा नहीं हो उसको पैसा देने के अलावा, क्योंकि वो आपके डाटा को हैक कर लेता है रैंसमवेयर। और ये क्या करता है, ये आपको एक तरीके से मैलिशियस एक्टिविटी ऐसी कर देता है कि जो कि क्राइम की तरफ बढ़ावा देती है, कहीं उसमें फिर आप फंस ना जाए, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है मालवेयर। तो आप में से ऑलमोस्ट सभी ने एंटीवायरस तो इंस्टॉल कर ही रखा होगा। ज़रा सोचिए कि चाहे आप कितने भी हाई सिक्योरिटी के साथ बैठे हुए हो, वो सब फेल मार जाएंगे और आपके कंप्यूटर या लैपटॉप स्क्रीन पे भी लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका डाटा की जो इन्फॉर्मेशन है, आपके डाटा या फिर जो आपकी इन्फॉर्मेशन सेव है, वो आप तभी देख सकते हो जब आप मेरे पास पैसे भेजोगे, यानी कि रैंसमवेयर वालों के पास पैसे भेजोगे। तो इस प्रकार आपका नेटवर्क लॉक हो जाता है। अभी ये देखिए, आप ये रीड कर सकते हो। टाइप ऑफ मालवेयर देखिए, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, एडवेयर और वॉर्म्स, ये अलग अलग प्रकार के मालवेयर होते हैं। ये आप देख सकते हैं अमेरिका का मैप है। अमेरिका में 50 स्टेट है। सभी स्टेट्स की जानकारी मैं लेके आया हूँ। जिस क्षेत्र में ये चीज़ हुई है वो आप देख लीजिए, ये अलग मैप में है।
तो चलो थोड़ा और एक बार बात कर लेते हैं हम इनके बारे में। रैंसमवेयर एक बार पहले, क्या पहले भी कभी आया था क्या सर? बिल्कुल आया था। एक बार पहले ऐसा ही रैंसमवेयर जिसका नाम वानाक्राई और पेटिया नाम करके आया था। तो पेमेंट कैसे लेगा रैंसमवेयर वाला? अगर ऑनलाइन पेमेंट बैंक में लेगा तो पता नहीं चल जाएगा? तो ये बड़े ही शातिर होते हैं। ये करते क्या है, ये पैसा वही लेते हैं जो वैलिड ना हो। अब आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हो, पैसे वैलिड ना हो तो फिर ये वो चलेगी कैसे? वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इंटरेस्टिंग चीज़ आपको जानने को मिलेगी। ये जो पैसा जो लेते हैं वो क्रिप्टो करेंसी में लेते हैं। किस में लेते हैं? क्रिप्टो करेंसी में, या फिर इसको इनक्रिप्टेड मनी भी कहते हैं। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। क्रिप्टो करेंसी कभी भी बैंक अकाउंट में जाती ही नहीं है। ये तो ऑनलाइन पड़ी रहने वाली करेंसी है। किसी ने खरीद ली, किसी ने बेच दी, ये चलता है क्रिप्टो करेंसी का खेल। तो इसका क्या कोई रेगुलेशन बॉडी नहीं है? अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो तो जी हाँ, नहीं है। तो जो फिरौती, जिसको हम रैंसमवेयर कह रहे हैं, तो फिरौती का जो मनी है जो मांगते हैं, तो वो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के मीडियम से, वो भी इंटरनेट से अगर आएगी तो सर पता चल जाएगा ना। हाँ, क्वेश्चन तो दिमाग तो बहुत सही लगाया है। इंटरनेट से अगर वो करेंगे तो पता लग जाएगा। लेकिन इसका भी उन्होंने बहुत ही शानदार प्लान निकाल रखा है। आपको शायद मालूम ना हो, इंटरनेट के अलावा, जो हमारा इंटरनेट है उसके अलावा एक डार्क नेट चलता है। क्या चलता है? डार्क नेट की हेल्प से, जिसका मीडियम क्या होगा? डार्क नेट होगा। उसके माध्यम से ये पैसे भेजते हैं। तो किसी को कानो खान तक खबर नहीं होती। और ऊपर से क्रिप्टो करेंसी। तो देखा इन हैकर्स का जो जुगाड़ है वो इस प्रकार चलता है। आप ये देख सकते हैं। अब ये अमेरिका का जो मैप है, इसमें आपको ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ है, नीचे साउथ डायरेक्शन है, राइट साइड में आपके ईस्ट है, और लेफ्ट साइड में आपके वेस्ट डायरेक्शन है। अब उसके अकॉर्डिंग हमने जो ईस्ट वाला रीजन है उसको थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया है। अब इसमें ये 12 स्टेट, ये जो रेड लाइन जा रही है, ये ईस्टर्न अमेरिका के स्टेट्स, नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न स्टेट्स, जो कि 12 स्टेट्स हैं, उसमें से ये 12 स्टेट में से पाइपलाइन कनेक्ट है, जो आप देख सकते हैं। इस पाइपलाइन के माध्यम से पेट्रोल, डीजल, एरोप्लेन फ्यूल, अलग अलग पाइपलाइन से अलग अलग 12 स्टेट में ऑयल सप्लाई होता है। तो ये पाइपलाइन इतनी बड़ी है कि ये हर दिन 2.5 मिलियन बैरल ऑयल, जो कि 25 लाख बैरल ऑयल तक को ट्रांसपोर्ट कर रही थी, अभी तक कर रही थी। अभी क्या हुआ है इसमें, ये सारी बातें आपको जानने को मिलेगी। और जो पाइपलाइन है इसका नाम कॉलोनियल पाइपलाइन है। पहलाम जंक्शन एंड टैंक फार्म, ये आप देख सकते हैं। हर एक स्टेट में ऑयल पहुंचेगा, और कितना ऑयल आना है ये कैसे डिसाइड होगा? किसी को अथॉरिटी दे रखी होगी कि वो, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में भी अमेरिका काफ़ी आगे है। तो इस प्रकार की हर दिन, फॉर एग्ज़ाम्पल हम टेक्सास स्टेट की बात कर लेते हैं। टेक्सास में अगर मान लीजिए आप कि टेक्सास में, ये जो स्टेट है यहाँ का, 1 लाख बैरल अगर रोज़ाना का ऑयल वहाँ पे सप्लाई होना है, तो वो क्या करेंगे कि जैसे ही 1 लाख बैरल ऑयल सप्लाई हो जाएगा, उसके बाद में करेंगे क्या, वो इसको एक ऐसा सिस्टम लगा रखा था कि उसके सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको रेगुलेट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सॉफ्टवेयर के माध्यम से रेगुलेट कर रहे थे। अब कौन सी जगह कितना ऑयल सप्लाई करना है वो इसी चीज़ से डिसाइड हुआ। तो फ्राइडे के दिन, यानी जो अभी निकला जो फ्राइडे, 7 तारीख की बात है, 7 मई फ्राइडे के दिन, इस कॉलोनियल पाइपलाइन को संदेह होता है, और एक्टिवेटेड साइट पे इनके नोटिफिकेशन आता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो जब ये चेक करते हैं तो इनको पता चलता है कि 100 GB डाटा वापस, कि इनका 100 GB डाटा एक तरीके से जब्त हो चुका है। तो इनके पास मैसेज आता है कि 100 GB डाटा वापस चाहिए तो हमें मनी दीजिए, पैसे दीजिए, नहीं तो हम इस डाटा को ऑनलाइन अपलोड कर देंगे। अब आप सोचेंगे कि सर डाटा ही तो है, क्या दिक्कत है, कर देनी चाहिए, वो अपलोड कर देनी चाहिए। लेकिन इस लेकिन यही तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी ये बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं जिनका भी कोई डील चलती है, तो उनको उनकी खुद की एक प्राइवेसी होती है, तो वो भंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कुछ चीज़ें या कोई डील ऐसी होती है जो टॉप प्राइवेसी होती है और पब्लिक डोमेन में नहीं आनी होती है। तो किसको कितना ऑयल दिया जा रहा था, कितनी प्राइस पे दिया जा रहा था, ये सब एक सीक्रेट होता है।
तो जैसे जांच के लिए हमारे जैसे सीबीआई होती है, तो ठीक वैसे यूएसए में एफबीआई होती है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो संडे यानी 9 मई के दिन उन्होंने पूछा कि भाई माजरा क्या है, आपने ऑयल सप्लाई क्यों रोक दी। तो फिर सर उन्होंने कहा कि सर बात ऐसी है, हमारे पाइपलाइन को किसी ने हैक कर दिया। ये उन्होंने किनको कहा, ये उन्होंने यूएसए के प्रेसिडेंट को यह बात बताई। तो हमें डर है, इस वजह से उन्होंने क्या किया, सारे जितने भी वो कनेक्शन थे सारे कनेक्शन हटा दिए ऑयल कंपनी वालों ने, डर के मारे। आप बिलीव नहीं करोगे, एक दिन की सप्लाई रुकने की वजह से ईस्टर्न स्टेट्स, जो 12 स्टेट आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे 1.5 प्राइस में हाइक हो गया। हाइक हो गया मतलब 1.5% रेट बढ़ गई ऑयल की। सोच सकते हो, जब जो बिडेन को ये बात पहुंची तो उन्होंने ये कहा कि आपको, आपके साथ तो काफ़ी भारी चोट हो गई है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, हम स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। तो अब एक काम और करो, सप्लाई रुकने की वजह से ट्रकों से ऑयल ले जाओ। अब सोचने की बात है कि अगर एक दिन में 1 लाख बैरल ऑयल, अगर एक एक दिन में अगर 2.5 यानी कि 25 लाख बैरल ऑयल जब जा रहा था, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि कुछ भी करो, चाहे दिन रात ट्रक लगाओ, आप फिलहाल ऑयल ट्रक से पॉसिबल है, ये काम कीजिए आप। तो ये रैंसम, जो ये रैंसमवेयर डिमांड करने वाला आखिर है कौन, अब ये है बड़ा सवाल। बड़ा सवाल ये बनता है कि ये आखिर है कौन। तो जब यूएसए की रक्षा एजेंसी ने जांच की तो पता चला कि एक डार्क साइड कंपनी है, जो कि हैकर्स का ग्रुप है। जब उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उनका जवाब था कि कंपनी हमारी बड़ी है। इन्होंने कहा डार्क साइड वालों ने कि साहब कंपनी हमारी बड़ी है और हमें नहीं मालूम कि कौन से ग्रुप ने ऐसा किया। एथिकल पॉइंट हमारा, उनका एथिकल पॉइंट देखिए, वो क्या कहते हैं कि हमारा हमारा लक्ष्य सोसाइटी को परेशान करना नहीं है। क्या करे, अब ऐसा हो गया हो तो हमें नहीं पता चला इस चीज़ का, ऐसा उनका कहना है जिन्होंने हैक किया। तो फिर सवाल किया गया, ये सवाल किया गया, ये तो बता दो, उनसे सवाल किया गया कि ये तो बता दो किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से भेजे गए हो या नहीं। इनका जवाब, सर ब्लेम ना करो, हम अपॉलिटिकल हैं, पैसे के लिए काम करते हैं हम। जब और छानबीन हुई तो पता चला कि इन्होंने जहाँ इंग्लिश यूज़ होती है उन कंट्रीज़ को या उन कंप्यूटर को हैक किया, लेकिन एक बात और पता चली कि जहाँ रशियन लैंग्वेज यूज़ होती है वहाँ हैक नहीं किया। समझ रहे हो आप, आपका डायरेक्शन जा रहा है अभी। आप सोच सकते हो, तो शक की सुई रसिया की ओर जाती है। और एक हिंट और छोड़ रखी है इन्होंने, वो ये है कि यूएसएसआर, जो कि 15 नेशंस में 1990 में टूटा था, उन्होंने उनमें से किसी भी कंट्री पे रैंसम अटैक नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि हो ना हो, ये रैंसम अटैक, जो रैंसमवेयर का जो हैकर बैठा हुआ है, ये इन 15 देशों में से किसी एक देश में बैठा हुआ है। तो जो बिडेन ने इसको डिक्लेयर कर दिया है एक तरीके से, स्टेट, इसको स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खी। ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश दुनिया में चल क्या रहा है। ये है वो ऑयल फैक्ट्री, आप देख सकते हैं, ये पाइपलाइन जा रही है, ये छोटे अलग अलग डायरेक्शन में जो अलग अलग कंट्रीज़ के लिए पाइपलाइन है वो बिछाई हुई है इसमें। अब ये इस प्रकार का रैंसमवेयर अटैक का ये आप देख सकते हो पोस्टर, इनक्रप्टेड। ये देखो रैंसमवेयर, ये देखिए, एक ऐसा ही सैम्पल मैसेज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखो, एक बार ऐसा हुआ था कि ऐसा मैसेज ऐसे करके आते हैं, मैसेज स्क्रीन पे ऐसे दिखते हैं कि योर नेटवर्क हैज़ बिन लॉक्ड, यू नीड पे। अब ये देखो, इन्होंने डिमांड कर दी पैसों की, ये रैंसमवेयर है। पहले वाना कराई और पेटियाँ आया था, ये देखिए। और ऐसा कहा कि पैसे आने के बाद हम इसको छोड़ेंगे, डिक्रिप्टर तब करेंगे। इस प्रकार हैकिंग होती है बच्चों। बीबीसी न्यूज़ पे बहुत ही शानदार आर्टिकल आया है, अगर आप गूगल पे सर्च करके पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। यूएस पासेज इमरजेंसी वेवर ओवर फ्यूल पाइपलाइन साइबर अटैक, इस प्रकार ये न्यूज़ बनी है। तो चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। रिसेंटली हु हैज़ बीन सोन इन एज 15th सीएम ऑफ आसाम, हाल में आसाम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। ऑप्शन ए सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन बी हेमंत बिस्वा शर्मा, ऑप्शन सी तरुण गोगोई, या फिर ऑप्शन डी रंजन गोगोई।
बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। आपको 10 सेकंड का समय मिलता है इस क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए। तो चलिए बच्चों, वक्त हो चला है इस क्वेश्चन के आंसर को डिक्लेयर करने का। इस क्वेश्चन का आंसर जो 15वें चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है आसाम में, वो है हिमंत विश्व शर्मा। ऑप्शन बी आंसर होगा इसका, जो कि इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से चुनाव लड़के चीफ मिनिस्टर के पद पे बैठे हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये 15वें चीफ मिनिस्टर हैं, तो इनसे पहले जो 14th चीफ मिनिस्टर थे वो कौन थे? तो वो सर्बानंद सोनोवाल की जगह ये आए हैं। आसाम का फॉर्मेशन 26 जनवरी 1950 में हुआ। कैपिटल इसकी दिसपुर है। ये आप देख सकते हैं। एक बार आप सारी ये चीज़ें दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको स्टैटिक बात बताऊँगा इसके बारे में। ये आप देख सकते हैं, ये अलग अलग पार्टियाँ हैं। कलर दे रखा है पार्टी का कि कौन से पार्टी की यहाँ पे कौन सा कलर है, ये आप देख सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी यहाँ पे मार्क्सिस्ट ये एग्जिस्ट करती है। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट है, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये महाजोत होगी। और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, असोम गंगा परिषद और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल, ये है। ये आप आसाम का मैप देखिए। आसाम में वर्तमान में 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट है? 33 डिस्ट्रिक्ट है। 26 जनवरी 1950 को फॉर्मेशन हुआ था। कैपिटल दिसपुर है। चीफ मिनिस्टर आपको मालूम चल ही चुका है, नए वाले चीफ मिनिस्टर अभी आपको बताया है। गवर्नर गवर्नर यहाँ पे जो है वो जगदीश मुखी हैं। कौन है? जगदीश मुखी। अगर डांस की बात करें तो आसाम में बिहू, जो कि फोक डांस है, फसल कटने के बाद जो डांस किया जाता है उसको बिहू डांस कहते हैं। यहाँ पे एक डांस और फेमस है जिसका नाम सतड़िया डांस है। क्या कहते हैं? सतड़िया डांस। हमारे तो यहाँ पे अगर आपने सुना हो तो गांव का नाम सतड़िया है, लेकिन यहाँ पे सतड़िया डांस है। तो आप देख सकते हैं। हाँ, अगर हम आसाम के नेशनल पार्क की बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क यहाँ पे स्थित है। एक गेंडा, वन हॉर्न राइनोसोरस जो अवेलेबल है वो काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलता है। आसाम किस किस के साथ बॉर्डर टच करता है, चलिए ये भी हम आपको बता देते हैं। अगर बात करें कंट्री की, तो कंट्री के मामले में ये जो बॉर्डर टच करता है वो करता है बांग्लादेश के साथ, तो साउथ वेस्ट में, और नॉर्थ स्लाइटली नॉर्थ वेस्ट में भूटान के साथ बॉर्डर साझा करता है। अगर हम क्लॉकवाइज चलें, अरुणाचल प्रदेश से लेकर चलें, तो अरुणाचल प्रदेश सबसे नॉर्थ में, फिर ईस्ट में नागालैंड, फिर मणिपुर। क्लॉक घड़ी की दिशा में चलेंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो इस प्रकार ये मैंने आसाम के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो इस प्रकार हम 360 डिग्री हम कवर कर चुके हैं। लेकिन अभी भी एक चीज़ बाकी रह गई है, वो चीज़ है आज के होमवर्क का पहला क्वेश्चन। लिखिएगा होमवर्क का पहला क्वेश्चन कि वर्ल्ड, लिखिए, नेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड। नेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड एंड इट्स लोकेशन। समझ गए क्वेश्चन? एक ही क्वेश्चन में दो बात बतानी है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड कौन सा है, रिवराइन आइलैंड कौन सा है, और इसकी लोकेशन कहाँ पे है। ये आपका होमवर्क का पहला क्वेश्चन बन गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले। एक बार ये आप ये इन्फॉर्मेशन रीड कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली होगी, हिंदी में भी दे रखी है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि CBSE हैज़ लॉन्च विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ऐप फॉर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। CBSE ने छात्रों और अभिभावकों के लिए निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक परामर्श ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए, दोस्त फॉर जिंदगी, ऑप्शन बी, फ्रेंड फॉर लाइफ, ऑप्शन सी, दोस्त फॉर लाइफ, या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। 10 सेकंड का समय मिलता है, देखता हूँ सबसे पहले आंसर कौन देता है। चलिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप मेकआउट नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि सारे ऑप्शन बहुत से नज़दीक नज़दीक वाले ऑप्शन है। ऑप्शन सी, दोस्त फॉर लाइफ, इसका सही आंसर होगा। इस एप्लीकेशन को लॉन्च किसने किया है? CBSE ने लॉन्च किया दोस्त फॉर लाइफ ऐप। ये आप देख सकते हो। गॉट इट?
अगर आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने का मेन मकसद ये है कि अब इन दिनों जैसे कि स्टूडेंट्स, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और फिर से लॉकडाउन लगा है, तो स्टूडेंट्स अपने राह से भटक चुके हैं, डेविएट हो चुके हैं, तो उनका खुद के ऊपर से विश्वास उठ गया है। तो उस विश्वास को फिर से पुनः जागृत करने के लिए एप्लीकेशन यहाँ सीबीएसई ने लॉन्च की है, जो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब सीबीएसई के बारे में मैं आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, जो कि एक तरीके से फैक्चुअल नॉलेज कहलाएगी। देखिए, CBSE, that is Central Board of Secondary Education, is a national level board of education in India for public and private schools, controlled and managed by Union Government of India. यूनियन गवर्नमेंट इनको कंट्रोल और मैनेज करते हैं। तकरीबन हमारे इंडिया में 21,271 स्कूल हैं, 220 और 220 स्कूल 28 फॉरेन कंट्री में हैं, जिसको CBSE का एफिलिएशन मिला है। हर एक स्कूल का एक एफिलिएशन नंबर होता है। जैसे MS माता सैरोनी इंटरनेशनल स्कूल का एफिलिएशन नंबर 173073 है, तो उसी प्रकार अलग अलग स्कूलों का अलग अलग एफिलिएशन नंबर होता है। फ्रॉम 309 स्कूल इन ईयर 1962। अब इसका फॉर्मेशन, CBSE का फॉर्मेशन 3 नवंबर 1962 को हुआ था, उसी साल जिस साल इंडो चाइना वॉर हुआ था, या सिनो चाइना वॉर भी जिसको कहते हैं। एज ऑन ईयर 2019, CBSE हैज़ 21,271 स्कूल एंड 228 स्कूल इन 25 फॉरेन कंट्री। ऑल स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE फॉलो द NCERT करिकुलम। आप ये देख सकते हैं 3 नवंबर 1962 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो ये इन्फॉर्मेशन। अब हाँ, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपको चीज़ें हैं, वो स्टूडेंट्स को क्या क्या अभी करवाया जाए, तो कौन से तरीके हैं कि स्टूडेंट्स पॉजिटिव थिंकिंग बनी रहे। तो सबसे पहला है रिकॉल पॉजिटिव लाइफ इवेंट। उनको पुरानी चीज़ें याद दिलाई जाए कि आप स्कूल में जब जाते तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी, और आगे भी आपको वो मौके मिलेंगे, आप फिर से एक तरीके से पहले वाले आपकी लाइफ में आ जाएंगे। आप फिक्र ना करें, स्टूडेंट्स को ऐसा बताएं। एक उनको कहें कि हमेशा दयालुता के साथ दूसरों के साथ बिहेव करें, क्रूएल बिहेव ना करें, हेल्पिंग नेचर से काम करें। और आप ये देख सकते हैं भाईचारे के साथ रहें। एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, मतलब कोई भी चीज़ होती हो उसके लिए थैंक्स कन्वे करें। और प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, की थोड़ा योगा भी प्रैक्टिस करें ताकि उनका माइंड शांत रहे। तो ये चीज़ें हैं, ये तरीके हैं, वो आप कर सकते हैं इनके साथ परफॉर्म। 7 इंपॉर्टेंट सोशल स्किल फॉर किड्स। आप ये 7 सोशल स्किल भी बच्चों के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, वीडियो बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, आप ये हर पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं, क्योंकि हर एक घर में कोई ना कोई स्कूल में जाने वाले बच्चे ज़रूर होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उन पेरेंट्स को भी इस लिंक को सेंड करें जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और चैनल को बेल आइकन, उनको ये भी कहें कि बेल आइकन भी दबाएं, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो इनको रोज़ाना मिलते रहे। हर दिन मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ ज़रूर लेके आता हूँ बच्चों आपके लिए। तो 7 इंपॉर्टेंट सोशल स्किल फॉर किड्स आप देखिए। शेयरिंग, सबसे पहले उन्हें शेयरिंग सिखाए, शेयरिंग इज केयरिंग। कोऑपरेटिंग सिखाए, उनको कोऑपरेट, एक दूसरे के सहयोग करना सिखाएं। पॉइंट थर्ड, लिसनिंग, कि वो सुने। फोर्थ, फॉलोइंग डायरेक्शन, वो डायरेक्शन को फॉलो करें, एक तरीके से डिसिप्लिन बने रहें। फिफ्थ, रिस्पेक्टिंग पर्सनल स्पेस, या वो करें। 6, मेकिंग आई कॉन्टैक्ट, जब बात करते हैं तो कॉन्फिडेंस उनका बना रहे, तो उसके लिए आई कॉन्टैक्ट बनाएं। और यूजिंग मैनर्स, वो बड़ों का सम्मान करें और छोटों को प्यार करें। ये चीज़ें बच्चों को, ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको इनकलकेट करनी चाहिए हमें रेगुलर बेसिस पे। अब ये इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कटिंग है, न्यूज़ कटिंग है, वो मैं लेके आया हूँ कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE हैज़ लॉन्च न्यू ऐप फॉर स्टूडेंट पेरेंट, द न्यू ऐप दोस्त फॉर लाइफ। ये आप देखिए, सारी इन्फॉर्मेशन है। और ये एप्लीकेशन डेजिग्नेट है 9 से 12th क्लास के बच्चों के लिए। पेरेंट्स इन चीज़ों को काउंसलिंग बच्चों की कर सकते हैं। 10 मई से ये लागू हो चुकी है। ये एप्लीकेशन एक तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च ऑपरेशन कोजीत फॉर मेंटल हेल्थ ऑफ कोविड पेशेंट्स। कोविड मरीजों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए ऑपरेशन कोजीत किसने शुरू किया है। ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी इंडियन आर्म फोर्सेस, ऑप्शन डी नीति आयोग। 10 सेकंड का वक्त मिलता है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 का आंसर
मेरे ख्याल से ज़्यादातर बच्चे डीआरडीओ ही समझ रहे हैं। आपको तो आजकल ऐसा लगने लग गया है कि जो कुछ भी काम हो रहा है वो डीआरडीओ ही कर रही है, लेकिन कई बार एक्सेप्शनल केस भी आते हैं। हम मानते हैं कि डीआरडीओ काफ़ी चीज़ों के ऊपर काम कर रही है, काफ़ी सहयोग किया है डीआरडीओ ने, हर 7वें दिन कुछ ना कुछ करती रहती है। बट इस क्वेश्चन का जो आंसर ये हट के होने वाला है, ऑप्शन सी, इंडियन आर्म फोर्स की मदद से ऑपरेशन ऑपरेशन कोजीत को लॉन्च किया है। अब देखिए बच्चों, ये हिंदू की न्यूज़ कटिंग आप ये रीड कर सकते हैं। तब तक मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी आर्म फोर्सेस के पर्सन हैं वो सिविलियन के साथ मिलकर के ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी और साथ ही बेड और वेंटिलेटर अवेलेबल करवाएंगे। इस काम को जीत नाम दिया है। ओके, तो इस प्रोग्राम को किसने अनाउंस किया है? इस प्रोग्राम को अनाउंस किया है, ये इन्फॉर्मेशन द हिंदू की कटिंग से मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानिटकर ने एक तरीके से इस चीज़ को अनाउंस किया है। जान के अच्छा लगेगा कि ये 3 स्टार रैंक जनरल में तीसरी महिला है जो 3 स्टार रैंक जनरल पे पहुंच चुकी है। अब आपको ये पूरी बातें मैं विस्तार से बताऊंगा कि जैसे आर्मी जनरल, हमारे आर्मी जनरल जैसे हैं मनोज मुकुंद नारायणवे जी, वो अभी फ़िलहाल 4 स्टार जनरल रैंक हैं, जो सबसे ऊंची रैंक होती है। टॉप पे जनरल होता है जो 4 स्टार के लेवल पे होता है। उसके बाद जो उनके नीचे आते हैं उनको सबॉर्डिनेट कहते हैं, जिनको लेफ्टिनेंट जनरल कहते हैं। तो ये माधुरी, लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानिटकर हैं, ये 3 स्टार बनी हैं और ये बनने वाली तीसरी महिला है। तो अब आप पूछेंगे कि सर ये तीसरी महिला है तो शुरू की 2 कौन है? तो सबसे पहले जो महिला बनी थी जिनको 3 स्टार तक के लेवल पे पहुंची है, उनका नाम पुनीता अरोड़ा है। पुनीता अरोड़ा। सेकंड पे पद्मावती, पद्मावती नहीं, पद्मावधी, पद्मावधी बंदोपाध्याय। और तीसरी महिला माधुरी कानिटकर हैं। हम लोग जब आर्म फोर्सेस की बात करते हैं तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की भी बात करते हैं। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो आज के वर्तमान के समय में जो बन के बैठे हुए हैं वो विपिन रावत हैं, जो कि 4 स्टार जनरल हैं। अगर हम बात करें अगर हम बात करें नेवी के चीफ की, तो नेवी के चीफ हमारे वर्तमान में करमवीर सिंह है। कौन है? करमवीर सिंह है। अगर हम बात करें एयरफोर्स के जो चीफ है, एयरफोर्स के जो मैन हेड हैं, उनकी बात करें तो वो RKS भदौरिया हैं। वो कौन है? राकेश कुमार भदौरिया, RKS भदौरिया। तो ये तमाम चीज़ें, और आर्मी के मैंने आपको बताया था, आर्मी का मैंने आपको मुकुंद नारायणवे, अभी फ़िलहाल अभी अभी हमने जिक्र किया था, मनोज मुकुंद नारायणवे जी हैं। तो ये आप रीड कर सकते हैं, आप ये देख लीजिए, डिटेल में पढ़ लीजिए। आपको मैं 20 सेकंड का वक्त देता हूँ इसको रीड करने का। खैर, ये सारी चीज़ें तो आपने रीड कर ली होगी। अब मैं और तमाम बातें आपको बता दूं कि जो प्रेजेंट में रिसेंट वर्क परफॉर्म किए गए हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा, तो उसमें से जो सबसे पहला जो कार्य जो रिसेंट में किया गया था वो ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। हमने 8, 9, 10 दिन पहले इसका जिक्र किया था जब हमारा 3rd या 4th सेशन था। ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया, समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया था। किस किस कारण से लॉन्च करना पड़ा? ऑक्सीजन सप्लाई सिलेंडर जो कम पड़ रहे थे, तो उन देशों से, जो तटवर्ती देश हैं, जो जो कोस्टल कंट्रीज़ हैं, वहाँ से हमारी शिप गई, तो हमारी जो शिप हैं वो वहाँ से उनको लेके आएगी। इंडिया और फ्रांस की हाल में वरुण युद्ध अभ्यास हुआ था, जो हमेशा इंडिया और फ्रांस के बीच होता है। ये एक नेवी एक्सरसाइज हुई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च ए न्यू स्कीम मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना? किस राज्य सरकार ने एक नई योजना मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना शुरू की है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी केरला, या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। वक्त मिलता है 10 सेकंड का, सोचिए और आंसर दीजिए। वक्त हो चला है क्वेश्चन को डिस्कशन करने का। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश है।
मध्य प्रदेश ने नई योजना लॉन्च की है, मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना। चलो मध्य प्रदेश के बारे में कुछ तमाम बातें हो जाए उससे पहले आप ये रीड कर लीजिए। ये इकोनॉमिकली वीक फैमिली के लिए आयुष्मान कार्ड बनेगा, ये ऐसा करके इन्होंने जन संपर्क विभाग मध्य प्रदेश शासन के न्यूज़पेपर से ये चीज़ ली हमने। ये मध्य प्रदेश का मैप है, देखिए मध्य प्रदेश के बारे में इम्पोर्टेंट बातें। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, 1 नवंबर 2000 तक, 1 नवंबर 2000 से पहले जो सबसे बड़ा स्टेट इंडिया का था वो मध्य प्रदेश था। फिर ये छोटा स्टेट हो गया। छोटा कैसे हो गया? क्योंकि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो कि 1 नवंबर 1956 को आया था, उसके तहत छत्तीसगढ़ स्टेट मध्य प्रदेश से निकलकर सेपरेट हो गया। तो इस वजह से आज के समय अगर इसकी बात करें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट बना हुआ है। तो नंबर 1 स्टेट जो साइज़ के मामले में सबसे बड़ा स्टेट जो है वो राजस्थान है। अभी मध्य प्रदेश के बारे में रिसेंटली एक बात और है कि होशंगाबाद सिटी का नाम चेंज करके नर्मदापुरम रख दिया गया। रिसेंटली यहाँ पे खजुराहो के अंदर महाराजा छत्रसाल का कन्वेंशन सेंटर इस्टेब्लिश हुआ था। मंडू महोत्सव यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट बातें आपको मध्य प्रदेश के बारे में बताई हैं। ये मध्य प्रदेश का मैप आप देख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश की स्टेटिक पार्ट के जो फैक्ट है वो आपको बताने जा रहा हूँ। 1 नवंबर 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू इसका फॉर्मेशन हुआ था। कैपिटल इसकी भोपाल है। चीफ मिनिस्टर इसके शिवराज सिंह चौहान, जिसको मामा भी कहते हैं, मामा की सरकार है यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान की। गवर्नर यहाँ पे कोई समय पे लालजी टंडन हुआ करते थे। तो आज आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन ये है कि बताइए हु इज़ गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, हु इज़ गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, ये आप बताएंगे। ये होमवर्क का क्वेश्चन हो गया। अगर बॉर्डर की बात करें तो मध्य प्रदेश के नॉर्थ में राजस्थान और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर होता है साझा। ईस्ट से जो स्टेट टूटा था वो छत्तीसगढ़ टूट गया था 2000 में, तो छत्तीसगढ़ ईस्ट में। साउथ में महाराष्ट्र और नॉर्थ वेस्ट में, एक तरीके से वेस्ट में, साउथ वेस्ट में गुजरात का बॉर्डर लगता है। डांस की बात करें तो मटकी डांस बहुत ही फेमस है। मांस और गिरिदा ये डांस है। फॉरेस्ट कवर यहाँ पे 30% है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 52 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये सारी लिस्ट आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट की। नेशनल पार्क पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में है, और सबसे ज़्यादा परसेंटेज फॉरेस्ट कवर का भी मध्य प्रदेश में है। तो नेशनल पार्क की अगर बात करें तो 11 नेशनल पार्क यहाँ पे है, जिसमें से बांधवगढ़, फॉसिल, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच का दूसरा नाम प्रियदर्शनी है, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा, वन विहार, डायनासोर के नाम से भी एक नेशनल पार्क बना हुआ है, और एक पंचमढ़ी और ओमकेश्वर। तो इस प्रकार ये यहाँ पे नेशनल पार्क है। यूनेस्को हेरिटेज साइट की बात करें तो 3 यूनेस्को हेरिटेज साइट हैं। खजुराहो टेम्पल 1986, जो अभी मैंने आपको बताया था महाराजा छत्रसाल का यहाँ पे कन्वेंशन सेंटर बना था, और खजुराहो टेम्पल 1986 में दर्जा मिला था यूनेस्को हेरिटेज साइट का। बुद्धिस्ट मोनूमेंट सांची के 1989, और रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका 2003 में इनको मिला हुआ है, दर्जा यहाँ पे दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन, हाँ अगर रिवर्स की बात करें तो यहाँ से नर्मदा रिवर और तापी रिवर निकलती हैं। तो ये सारी चीज़ें मध्य प्रदेश के बारे में मैंने जिक्र किया है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आज का अंतिम क्वेश्चन कि इन द लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 हु वॉन द स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? ऑप्शन ए नाओमी ओसाका, ऑप्शन बी पीवी सिंधु, ऑप्शन सी साइना नेहवाल, या फिर ऑप्शन डी कैरोलिना मैरिन। 10 सेकंड का वक्त मिलता है। चलिए तो बता दिया जाए आंसर आप सभी को। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए नाओमी ओसाका है। क्या है? नाओमी ओसाका को मिला है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। ये जितने भी अवार्ड लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 दिए गए हैं, ये सारी लिस्ट आप देख सकते हैं। नाओमी ओसाका जो कि जापान की टेनिस प्लेयर हैं, उनको स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मिला है। राफेल नाडाल जो स्पेन के खिलाड़ी हैं टेनिस के, उन्होंने स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर को अवार्ड जीता है। बिली जीन किंग टेनिस के खिलाड़ी यूएसए के हैं, जिन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को विन किया है। FC बेरिन फुटबॉल के खिलाड़ी हैं जर्मनी के, उन्होंने टीम ऑफ द ईयर अवार्ड बैक किया है। लेविस हैमिल्टन जो फार्मूला 1, देखो लेविस हैमिल्टन
कितनी बार 90% आंसर यही रहता है क्वेश्चंस का। मर्सिडीज़ गाड़ी जो F1 के फार्मूला 1 कार रेस होती है उसमें मर्सिडीज़ गाड़ी ड्राइव करते हैं, यूके के खिलाड़ी हैं, उन्होंने एथलेटिक एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। या चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये आई निकल के कि आज है 11 मई और आज सेलिब्रेट हम करते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2021 की थीम क्या है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए। तो आप थीम लिखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। पहली बार इसको ऑब्जर्व कैसे किया, इसके क्या मायने हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। देखिए 11 मई 1998 को इंडिया ने सक्सेसफुली शक्ति-1 न्यूक्लियर मिसाइल जो पोखरण में जो किया था हमने परीक्षण, वो सक्सेसफुली उसको हासिल किया था। तो उसकी याद में 11 मई 1998 को से एक तरीके से उस याद में इसको हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। सबसे पहली बात तो आर्मी टेस्ट रेंज में राजस्थान के पोखरण में। तो आप होमवर्क का क्वेश्चन तीसरा लिखिए कि पोखरण राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में है। पोखरण इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। पोखरण इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ये क्वेश्चन है आपका आज का। तो पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया नेशनल टेक्नोलॉजी डे को 11 मई 1999 को, क्योंकि 1998 की तो याद से लेके एक साल पुरानी बात को अगले साल उन्होंने 11 मई 1999 को इन्होंने एम किया था। एंड इट्स एम्स टू कोमोमरेट द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट ऑफ इंडियन साइंटिस्ट एंड इंजीनियर। उन्होंने एक साल जैसे पूरा हुआ तो उन्होंने याद किया कि हमारे जो साइंटिस्ट और जो टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट हासिल करने वाले जो इंजीनियर हैं उनकी याद में हम 11 मई 1999 मतलब अब से मनाएंगे, ऐसा इन्होंने डिसाइड किया था। तो इस याद में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा और क्या अचीवमेंट हमने हासिल की थी। अपार्ट फ्रॉम दिस इंडिया ऑन दिस डे टेस्टेड इस फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट। भारत ने अपना पैन इंडिया या फिर इंडिजिनस एयरक्राफ्ट पहला सक्सेसफुली इंडिजिनस एयरक्राफ्ट को हमने टेस्ट किया था जिसका नाम हंसा 3 है। हंसा 3 विच फ्लू फ्रॉम बेंगलोर, जो कि बेंगलोर से जिसने उड़ान भरी थी। आफ्टर टेस्टिंग हंसा 3 इंडिया परफॉर्म्ड ए सक्सेसफुल टेस्ट फायर ऑफ त्रिशूल मिसाइल। और तो और इंडिया ने इस हंसा 3 एयरक्राफ्ट को सक्सेसफुली परफॉर्म करने के बाद में त्रिशूल मिसाइल का भी परीक्षण किया था। तो इस वजह से भी 11 मई बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे आज मनाया जा रहा है। तो ये था प्यारे बच्चों आज का हमारा करंट अफेयर का शो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन टू ऑल एंड शेयर। थैंक यू एंड हैव ए ट्रेमेंडस ट्यूसडे।